हेलो। इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेसिकली हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन और दूसरे को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू। ये ऐसा करने के पीछे का कारण ये है यार कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू की जो दोनों पढ़ाई है इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। बेसिक सा डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन वो पढ़ाई होती है जिसमें कि हम क्लास 11th के मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं। तो जो इसके सवाल जेईई नीट या आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आएंगे उन एग्ज़ाम्स में इन सवालों को 11th की मैकेनिक्स से जोड़ा जाएगा, इसीलिए इसको एक अलग चैप्टर बना दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन। इस चैप्टर में बेसिकली हम जब शुरुआत करेंगे तो हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। हम इसमें हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, हम डाइपोल के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये सब पढ़ाई जो होगी चार्ज से संबंधित होगी और ये वो पढ़ाई होगी जिस पढ़ाई में क्लास 11th में जो थोड़ा बहुत बेसिक मैकेनिक्स है ना, वो बेसिक मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू होगी ये पढ़ाई गॉस लॉ पे होगी। गॉस लॉ पढ़ेंगे आप। गॉस लॉ आपने शायद ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, क्लास 11th में गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो यहाँ पे गॉस लॉ को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और साथ में गॉस लॉ के ढेर सारे जो एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला यूनिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन वो पार्ट होगा जिस पार्ट में क्लास 11th के बेसिक मैकेनिक्स यूज़ हो सकते हैं। बिल्कुल बेसिक, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे। बेसिक जो मैकेनिक्स आपने पढ़ रखी है उन बेसिक छोटे छोटे मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होगा। वेक्टर को जोड़ना, जैसे टाइम पीरियड निकालना, तो इन छोटे छोटे सवालों का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे होगा, कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन हम शुरू कर रहे हैं। अभी यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन शुरू करेंगे। वन में क्या क्या पढ़ेंगे इसे हमने आपको बताया। सबसे पहले जब शुरुआत करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ना है हम लोग को कूलम्स लॉ। भाई दो चार्जेस अगर रखे हुए हैं तो उन दो चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा, तो उस फोर्स के बारे में पढ़ना है। कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ना है क्या होता है। आगे अगर हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना होगा। फिर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना होगा कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आगे पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ाई होगी पोटेंशियल की पढ़ाई होगी, साथ में पोटेंशियल एनर्जी की पढ़ाई होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की पढ़ाई होगी। आगे बढ़ेंगे तो डाइपोल की पढ़ाई होगी, ढेर सारे डेरिवेशंस आएंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। जो सबसे पहले टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज से होगी। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, बहुत बेसिक सी लेक्चर होगा, ये एकदम सिंपल लेक्चर होगा। बहुत सी बातें आप जानते होंगे और कुछ बातें नई भी होंगी जो चार्ज से संबंधित यहाँ पे आएंगी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, सभी जानते हैं कि चार्ज को या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से दिखाते हैं, ठीक बात है। दूसरी प्रॉपर्टी जो चार्ज की यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट होती है, यूनिट होती है कूलम। ऐसी कोई खास बात है ही नहीं इसमें, ये तो सबको पता है। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। सबसे पहले चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, तो चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका यूनिट क्या होगा सर, तो इसका यूनिट होगा कूलम। अच्छा, ये तो सबको पता था। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी भी सबको पता है सर। चार्जेस के टाइप कितने होते हैं, तो हम तो कहते हैं चार्ज के सिर्फ दो ही टाइप होते हैं। एक कैसा होता है, एक होता है सर पॉजिटिव चार्ज, एक कैसा होता है सर, एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा तो कोई टाइप होता नहीं है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसा होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। और हम छोटी छोटी बात और जानते हैं कि सर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या सर नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब अगर एक ही तरह के चार्ज हैं, या तो सिर्फ पॉजिटिव हो या सिर्फ नेगेटिव हो, एक ही तरह के चार्ज होंगे, तो इनके बीच में क्या होता है सर, इनके बीच में होता है रिपल्शन। इनके बीच में से क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन, यानी कि इनके बीच में दुश्मनी होगी, रिपल्शन होगा इनके बीच में, सॉरी, इनके बीच में दुश्मनी होगी, रिपल्शन होगा। रिपल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। वहीं पे अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो सर अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, या एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दो अपोजिट तरह के चार्जेस होंगे, तो सर इनके बीच में क्या होगा, तो सर इनके बीच में प्यार होगा, यानी कि इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो बेसिक सी प्रॉपर्टी यार सबको पता होगा कि सर अगर चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक सर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है सर नेगेटिव चार्ज। चार्जेस दो टाइप के होते हैं सर, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है सर नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या सर अगर नेगेटिव नेगेटिव है, तो सर इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ लिखी हुई है, रिपल्सन होगा। और सर पॉजिटिव निगेटिव है या निगेटिव पॉजिटिव है, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये तो तीसरी प्रॉपर्टी थी। और ऐसे आगे बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एक
और बात आप समझिए कि जो चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, कि सबसे छोटी यूनिट क्या होगी सर चार्ज की? तो सबसे छोटा चार्ज होता है, सबसे छोटा चार्ज जो होता है, जो सबसे छोटा चार्ज होगा, वो सबसे छोटा चार्ज जो होगा वो प्लस माइनस ई होता है। ई क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इस एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो सर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इलेक्ट्रॉन कह लो या प्रोटॉन कह लो, इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही चार्ज होता है। तो जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। इससे छोटा चार्ज कोई भी पॉसिबल नहीं है। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, इस तरह का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की अब बात करेंगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो प्लस माइनस ई होगा। प्लस माइनस क्यों लिखा? अरे इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होगा, प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होगा, तो इसको प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कहें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। पॉजिटिव किसके लिए यूज़ करेंगे? प्रोटॉन के लिए यूज़ करेंगे। अरे हाँ कि ना यार। निगेटिव किसके लिए यूज़ करोगे? निगेटिव यूज़ करोगे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्या सीखे अभी इस यहाँ पे ये सीखे सर, सबसे छोटी यूनिट जो चार्ज की होती है वो ई के बराबर होती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। और किसके बराबर होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज जो होगा ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। इससे ज़्यादा छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं होता। ठीक बात है। तो जितना इलेक्ट्रॉन पे होगा उतना ही प्रोटॉन पे होगा। इतनी बात एकदम अच्छे समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात और है यहाँ पे, वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं होगा ये, पर जानने में कोई बुरी बात नहीं है। जो अभी हमने आपको बताया कि जो ई है, सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो ई के बराबर होता है। लेकिन इस ई से भी छोटे चार्जेस देखे गए, उसको बोलते हैं क्वार्क। QUARKS, क्या बोलते हैं उसको? क्वार्क बोलते हैं। मतलब कि देखा गया कि प्लस माइनस E/3 या प्लस माइनस 2E/3, ये सबसे छोटे चार्ज अभी न्यू डिस्कवरी में पाया गया कि क्वार्क जो होता है ना, ये ई से भी छोटा होता है। ई किसके बराबर होता है? ई तो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर। लेकिन ये जो क्वार्क होता है, क्वार्क इस ई से भी छोटा होता है। पर ये भी अपने सिलेबस में नहीं है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, पर हमें जानकारी रहे कि क्वार्क जो होता है ना, ई से भी छोटा होता है। प्लस माइनस E/3 का मतलब क्या है भाई? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है E/3 या 2E/3। ठीक बात है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज पाया जाता है उससे भी छोटा चार्ज होता है। लेकिन अपने सिलेबस में अपने को क्या पता होना चाहिए? अपने को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सर सबसे छोटा चार्ज कितना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होता है। तो सर सबसे छोटा चार्ज जो होगा वो जो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है सर ना, वही चार्ज सबसे छोटा होगा, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। लेकिन हमारे मन में ये भी बात रहे कि सर इससे भी छोटा चार्ज डिस्कवर हो चुका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्क बोलते हैं, जो कि प्लस माइनस E/3 या प्लस माइनस 2E/3 होता है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगली प्रॉपर्टी जो कहती है, ध्यान समझें, इस बात से भी आप एग्री करेंगे, इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं कि कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे लगता है चौथी प्रॉपर्टी है ना, देख लें क्या। अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी है यार ये तो, जो सॉरी चौथी प्रॉपर्टी है ये, चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो ऐसी कोई खास प्रॉपर्टी ये भी नहीं है। आप एग्जाम्पल समझो, मानो यार ये कोई एटम ए है, मानो कि कोई एटम बी है। ठीक है, एटम ए है, एटम बी है, एटम न्यूट्रल है। तो एटम अगर न्यूट्रल होगा तो सर जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसमें प्रोटॉन होंगे। अरे हाँ कि ना, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। सर इसमें भी वही कहानी है, ए बी न्यूट्रल, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? प्रोटॉन है। हम ये चाहते हैं कि हम ए वाले एटम में से बी वाले एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करें। हम ए में से बी पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ए से हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किस पे करना चाहते हैं? बी पे। तो अब एक बात बताइए, अगर हमको ए से बी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना है तो हम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है क्या कि हम ए से बी पे आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दें, या ए से बी पे हम 5/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दें, या हम ए से बी पे 3/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दें? ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं कि हम 5/2, 3/4 या 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर पाए। मतलब हम क्या सीख रहे हैं कि सर जब कभी भी हमको ए से बी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना होगा तो वो करने के लिए चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में रहे। इंटीग्रल मल्टीपल का अब क्या मतलब होता है सर? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होता है कि यार एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दो, इवन 10 इलेक्ट्रॉन कर दो, सब हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन तुम 1/2 इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। ए से बी पे अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना है तो इस इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा हमेशा ई के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। जो ई होता है ना, ई का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन। ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1E, 2E, 3E, 4E,
एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, लेकिन 1/2 आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं कर सकते, पौना इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है ना, जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ट्रांसफ़र ऑफ जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, अगर हम लिखें यहाँ पे, जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है ना, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ये ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम आधा इलेक्ट्रॉन या 3/2 इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अच्छा, यही जो प्रॉपर्टी होती है इसको एक खास नाम दे दिया गया और बोला गया भाई इसको बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो सर ऐसा नाम क्यों दे दिया गया? अरे भाई क्वांटाइजेशन, याद है क्वांटा समझते हैं आप? क्वांटा, अरे क्वांटा याद करो, क्वांटा से फोटोन बना था, फोटोन क्वांटा। तो मतलब इतना समझो क्वांटा का क्या मतलब है। क्वांटा का मतलब हो गया कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है ना यार, जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है ना, फोटोन मन नहीं समझते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है ना, ये ट्रांसफ़र होता है पैकेट्स में। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है ये पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। और सबसे छोटा पैकेट कितने का होगा? सर सबसे छोटा वाला जो पैकेट होगा ये 1 इलेक्ट्रॉन का होगा। जो सबसे छोटा पैकेट होगा ये 1 इलेक्ट्रॉन का होगा। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। हमेशा जो ट्रांसफ़र होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में होगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे क्वांटा के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो पैकेट्स के फॉर्म में हो रहा है। और वो सबसे छोटा पैकेट कितने का बनेगा? सबसे छोटा पैकेट 1 इलेक्ट्रॉन का बनेगा। तो इसीलिए को पैकेट्स के फॉर्म में चूंकि हो रहा था उसका नाम क्वांटा के दिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब एक से दूसरे में जो जा रहा है ना, तो वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में ही वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उस फिनोमेना को बोले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चौथी प्रॉपर्टी थी। और आगे बढ़ते थोड़ा सा और बात करते हैं, तो आगे और बढ़ें तो जो अगली प्रॉपर्टी, 5वीं प्रॉपर्टी मिली, बड़ी शानदार, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी, आप जानते भी होंगे। इसको बोला गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको बोला गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब लोग सर इसमें ऐसी क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं है यार, इसमें कोई खास बात नहीं है, तुम फट से समझ जाओगे। क्या कहा गया? कहा गया कि भाई कोई भी ऐसे एक बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कोई भी ऐसे कैसी कोई रैंडम ऐसी बॉडी है, ए बी सी बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी है। ये बॉडी कैसी? आइसोलेटेड। समझते हैं आइसोलेटेड? आइसोलेटेड का मतलब है कि इसको, मतलब ये जो चार्ज है सी के अंदर है वो कहीं इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आइसोलेटेड बॉडी है, ठीक बात है। जितना चार्ज इस बॉडी के अंदर है वो इस बॉडी के अंदर ही रहेगा। समझिएगा, अगर ये बॉडी आइसोलेटेड है, मतलब ये सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो चार्ज हमेशा कंजर्व ही रहेगा, ठीक बात है। अगर चार्ज कैसा है, चार्ज अगर आइसोलेटेड, सॉरी बॉडी कैसी है, अगर आइसोलेटेड है, जो बॉडी है ये बॉडी आइसोलेटेड है, तो चार्ज क्या रहेगा? हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब न क्रिएट होगा ना ये डिस्ट्रॉय होगा, इस बॉडी में था और इस बॉडी में ही रहेगा। एग्जाम्पल्स अगर हम आपको समझाएं, ऐसा मान लो, एक एग्जाम्पल मान लो कि ए पे मान लो 2+2 कूलम चार्ज है, बी पे मान लो +3 कूलम चार्ज है, और सी पे मान लो -1 कूलम चार्ज है। मानने में क्या ही हर्ज है? मान लेते हैं, मान के अगर समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है ना ये। अब हमने माना कि हमने चार्ज का रीअरेंजमेंट किया, चार्ज को इधर उधर रीअरेंज कर दिया, तो ए पे पहले +2 कूलम था, बी पे पहले +3 कूलम था, और सी पे -1 कूलम था। हम इधर उधर कर दिए, खेला कर दिए, खेला करने में हमने ए पे कर दिया +1 कूलम, बी पे मान लो कर दिया -2 कूलम। तो पूछा कि बताओ सी पे कितना चार्ज होगा? तुम लोग बोले सर यही तो भी आप पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा है सर आपकी? फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या रहता है? कंजर्व। जब सर चार्ज कंजर्व रहता है तो टोटल चार्ज इनिशियली जितना होगा, टोटल चार्ज फाइनली उतना ही होगा, क्योंकि चार्ज तो जाएगा नहीं सर, बॉडी में ही वो इधर से उधर लोकेट हो सकता है, पर बॉडी छोड़ के थोड़ी जाएगा, बॉडी के अंदर ही रहेगा। तो जितना इनिशियल चार्ज था उतना ही क्या होगा सर? फाइनल चार्ज रहेगा। तो हम तो कैसा, इनिशियल चार्ज कितना था? अरे सर इनिशियल चार्ज तो एक यहाँ पे देखो +2 था, यहाँ पे कितना था? +3 था, और यहाँ पे कितना था? -1 था। सर जितना था इनिशियल उतना ही रहेगा फाइनल। फाइनल कितना हो गया सर? सर फाइनल हो गया +2, यहाँ पे कितना हो गया? -2। यही तो हो रहा है यार, यहाँ पे देखो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया +2, यहाँ पे कितना हो गया? -2, और यहाँ पे कितना है? x है। तो सर कितना चार्ज, x पे कितना चार्ज हुआ? सॉल्व कर दें, 2 ने 2 को मार दिया, 3 2 5, 5 में से गया चार्ज, x बराबर कितना हो गया? 4 कूलम। x बराबर कितना आ गया? 4 कूलम। क्या इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब क्या है? इस प्रॉपर्टी का मतलब समझिए तो न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ हो गई। प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब है, जो 5वीं प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे थे, इसका सिंपल सा मतलब है फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम क्या है भाई?
चार्ज इज़ कंजर्व, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, चार्ज इज़ कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तुम उसको रीअरेंज कर सकते हो यार, तुम उस अगर तुम्हारी आइसोलेटेड सिस्टम है तो तुम उस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ भले कर सकते हो, तुम इसको रीअरेंज कर सकते हो, लेकिन टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब टोटल चार्ज इनिशियली बराबर टोटल चार्ज फाइनली। ये थी 5वीं प्रॉपर्टी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, छठी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। समझिएगा, छठी प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के लिए, फॉर एनी चार्ज, कोई भी चार्ज है उस चार्ज के लिए जो चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो होता है ना हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी चार्ज के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके सर, क्यों कांस्टेंट होगा? अरे हम कहेंगे भाई जो तुम्हारा चार्ज है, चार्ज भी कांस्टेंट है, जो तुम्हारा मास है, मास भी क्या है, मास भी कांस्टेंट है। तो जब चार्ज भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन आप हमसे एक क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं कि सर आप ये कैसे बोल रहे हो सर कि मास कांस्टेंट होगा? मास भी तो वेरी कर सकता है, क्योंकि आइंस्टीन ने हमको रिलेशन बताया था कि m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे सर m0 क्या था, m0 था रेस्ट मास, कि जब मास रुका हुआ है, रेस्ट मास। और c क्या था, स्पीड ऑफ लाइट था, लाइट की स्पीड थी ये, लाइट स्पीड थी। और ये v क्या था, वेलोसिटी ऑफ मास। क्या मतलब है कि सर जो मास हमारा है ना सर, ये जो भी हमारा मास है, मान लो भी सही मास रेस्ट पे है, ये m0 मास जो है रेस्ट पे है, लेकिन अगर इसी मास को हम लोग v रफ्तार से मूव करा दें, इसी मास को अगर हम लोग v रफ्तार से मूव करा दें, तो इसका जो मास होगा ना इतने से बदल जाएगा। इस वेलोसिटी ऑफ मास है यार ये। अगर ये जो फॉर एग्जांपल समझो कि यहाँ पे एक ऐसा m मास है, ये मास अभी अगर रेस्ट पे है, तो मान लो अगर ये 1 kg, कितना ये, मान लो 1 kg है, अगर इसको हम मूव करा दें, वेलोसिटी दे दें, वेलोसिटी से इसको मूव करा दें, तो इसका मास कुछ बदल जाता है। लेकिन अमूमन डे टू डे लाइफ में, मतलब हम जो जिस फिजिक्स से हम डील कर रहे हैं, उस फिजिक्स में ये मास नहीं बदलेगा। कैसे नहीं बदलेगा, आप खुद से सोचिए, खुद से दिमाग लगाओ। अरे तुम कितनी रफ्तार दोगे, ये जो मास है, इस मास को तुम कितनी रफ्तार दोगे? भाई बहुत दोगे, बहुत, तुमने बहुत ताकत है तो तुम 1000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दोगे ना, मैक्सिमम बहुत दिए तो 1000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दिए। क्या ये 1000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार कुछ इसका बिगाड़ पाएगी? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या कोई मास में चेंज आएगा? कोई मास में चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब जरा यहाँ पे ध्यान समझिए, आप ऐसा करिए कि इसको चाहें तो आप सॉल्व कर लें। मास को तुम कितना पुट कर लो, इसी प्रश्न में, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी वाले इक्वेशन में तुम m0 को 1 kg पुट कर लो। ये m0 है क्या, जब मास रुका हुआ है तो उसका कितना मास है, 1 kg है। ठीक बात है। उसकी जो रफ्तार है, तुम उस रफ्तार को 100 मीटर पर सेकंड पुट कर लो, और जो लाइट की रफ्तार होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पुट कर लो। देखो 1 kg से कितना डिफ्रेंशिएट आता है। अरे कुछ नहीं आएगा, पॉइंट के चौथे पांचवें भाग में आएगा, तो उतना तो हम कंसीडर भी नहीं करते, क्योंकि आप खुद से सोचें कि भाई आप जो मास की वेलोसिटी कितना दे सकते हैं। ये जो मास है भाई, जो अपना जो मास है, इस मास की वेलोसिटी आप कितना दे सकते हो? इस वेलोसिटी को बहुत दोगे तो 1000 मीटर पर सेकंड दोगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि जो भाई मास है, इस मास की वेलोसिटी हम लाइट के ऑर्डर में दे रहे हैं, जैसे लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब 3 × 10⁸ देना तो पॉसिबल नहीं है। मान लो कुछ भी जुगाड़ करके 10⁵ मीटर पर सेकंड दे दे, या 10⁴ मीटर पर सेकंड दे दे, तो उस समय मास में कुछ चेंजेस आने के चांसेस हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम इतना मास चार्ज को कभी, इतना वेलोसिटी चार्ज को कभी नहीं देते हैं कि जिस वेलोसिटी को पाके चार्ज जो है, चार्ज का मास चेंज कर जाए। तो हम यही मान के चलेंगे अभी कि Q/m रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि चार्ज का मास कांस्टेंट है। भाई चार्ज का मास कांस्टेंट क्यों है सर? चार्ज का मास कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि चार्ज नॉर्मल जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें चार्ज की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि उसके वजह से उसके मास पे अंतर आए। वैसे आता है, अगर रफ्तार किसी भी ऑब्जेक्ट का बढ़ाते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो उस पर जो असर आता है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आता है, m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। लेकिन ये अंतर तब सिग्निफिकेंट होगा, तब महसूस होगा, तब पता चलेगा जब रफ्तार को लाइट के ऑर्डर में तुम लेके आओ। लाइट के ऑर्डर में कैसे लेके आएंगे? क्या नॉर्मली ये पॉसिबल है क्या कि हम लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ तो कभी ला ही नहीं पाएंगे। लेकिन उसके आसपास अगर पहुंच जाएं, 10⁵ तक भी अगर पहुंच जाएं, तो भी जो मास में चेंज आएगा वो सिग्निफिकेंट दिखेगा। लेकिन नॉर्मल फिजिक्स में जो भी हम 12th लेवल में पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी समस्या नहीं होगी। हम मास को कांस्टेंट मान के चलेंगे और यही प्रॉपर्टी मानेंगे कि Q/m रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अभी तक हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, फटाक से रिकॉल को करते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या आपको बताया, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई में, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि भाई चार्ज जो सर होगा उस चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो हमने पढ़ा कि सर चार्ज की सर दो टाइप होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और क्या होगा, निगेटिव चार्ज। और दुनिया का हर एक बच्चा जानता है कि सर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्शन, नहीं क्या होगा, दुश्मनी होगा। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है तो सर ऐसे में क्या होगा, प्यार, यानी क्या हो गया, अट्रैक्शन होगा। आगे हम बढ़े थोड़ा, हमने आपको एक बात और एक प्रॉपर्टी, जैसे हमने आपको बताया कि भाई किसी भी जो चार्ज होता है उस चार्ज की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सबसे छोटी यूनिट क्या होगी। तो सर दुनिया में जो सबसे छोटा चार्ज है वो जो एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है ना सर, वो सबसे छोटा चार्ज होता है। और वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है। ठीक है, तो वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। हमने आपको एक बात और बताई कि भाई लेकिन हमारे मन में एक बात हमेशा चलनी चाहिए कि सर ठीक है, वो बात तो आपकी एकदम मान लेते हैं, हमारे सिलेबस में अभी उसी के बारे में बात की गई है कि सबसे छोटा चार्ज ई के बराबर होता है, और ई जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। लेकिन सर हमें ये भी मालूम रहे कि जो अभी के रिसेंट डिस्कवरीज में सबसे जो छोटा चार्ज है वो क्वार्क को माना गया, जो कि ±E/3 होता है या ±2E/3 होता है। ठीक है, हम आगे बढ़े थोड़ा, हम कुछ और प्रॉपर्टी पढ़े। तो हमने पढ़ा भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि भाई चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगा। क्वांटाइज का मतलब कि अगर किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर करना है तो चार्ज का ट्रांसफर हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के ही फॉर्म में होगा। अब सर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई का मतलब ये हो गया कि भाई चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब तुम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, तुम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, तुम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, लेकिन तुम कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कभी भी आधा नहीं होगा, 1.5 कभी भी नहीं होगा। इसी को बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन का नाम देखो क्यों, कैसे पड़ा इसका नाम, क्योंकि क्वांटा का मतलब क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट्स होता है, फोटोन यानी कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जो भाई ए से बी तक जो चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है ना, वो पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन के पैकेट है। और सबसे छोटा पैकेट क्या है, सबसे छोटा पैकेट एक इलेक्ट्रॉन का है, इसीलिए इसको बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे बढ़े और प्रॉपर्टी पढ़े। हमने आपको बताया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की सर कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा कि कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल से समझा कि ए पे, बी पे, सी पे पहले +2 +3 और -1 चार्ज था, फिर चार्ज के अरेंजमेंट को बदल दिया गया, ए पे अब -2 चार्ज हो गया, -2 ए पे +2 हो गया, बी पे -2 हो गया, तो सी पे कितना होगा, तो भाई चार्ज कंजर्व है तो इनिशियल बराबर फाइनल कर दिया, हमें आंसर मिल गया। वही बात यहाँ पे लिखी, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड। और आगे बढ़े तो सीखे भाई जो किसी भी चार्ज के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। लेकिन जब हम ये बात बोलते हैं कि भाई मास कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट होने पे कुछ द्वंद्व हो सकता है, कुछ लोग बात कर सकते हैं कि सर मास तो कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि अगर मास को रफ्तार दे दो तो मास तो भाई मास बदल जाएगा। लेकिन उसको रफ्तार मास कब बदलेगा, तो फॉर्मूला होता है m = m0/√1 - v²/c²। आइंस्टीन सर ने इस फॉर्मूले को दिया था, लेकिन ये तब वैलिड होगा जब हम मास को लाइट के स्पीड के ऑर्डर में मूव कराएंगे। यानी लाइट को हम 3 × 10⁸ मास को हम 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड तो मूव नहीं करा सकते, लेकिन उसके ऑर्डर में मूव करा सकते हैं, 10⁵ मूव करा सकते हैं। तो जब इस तरह से मूव कराएंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारे नॉर्मल फिजिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि हम भाई इतनी ज़्यादा रफ्तार नहीं दे सकते, जो ये हमारा मास है इस मास को हम इतनी ज़्यादा रफ्तार नहीं दे सकते। जब हम इसको इतनी ज़्यादा रफ्तार नहीं दे सकते तो हम ये मानते हैं कि चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये सारी जो थी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस थी, इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।